Hello everyone, welcome to my channel NCRT Physics. I was a NEET aspirant and the main problem I faced during the NEET preparation was reading NCRT. I am here to help you with that problem. I'll make you read every single important line of NCRT and I'll tell you the parts which you can skip reading. You can highlight the important points which I've highlighted or I'll speak. So let's start with chapter 3 of class 11, motion in a straight line. Moving on to the introduction, there is nothing so complex or important. The only one or two single lines are important, which is motion is change in the position of object with time. एंड रेक्टिलिनियर मोशन तो तुम्हें पता है क्या होता है, सिंगल लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है फॉरवर्ड तो वो रेक्टिलिनियर मोशन. मूविंग ऑन टू द टॉपिक पोजिशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी पोजिशन को स्पेसिफाई करने के लिए तुम्हें दो चीज़ें चाहिए. एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ से तुम पोजिशन मेजर कर सकते हो और एक सेट ऑफ एक्सिस कि इस डायरेक्शन में मेजर करना है. तो हम बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिनमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. जो ओरिजिन होता है वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड वो एक्सिस होते हैं. अब एक मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम. मोशन दिखाने के लिए हमें पोजीशन के लिए तो रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस मिल गए, बट टाइम के लिए हमें क्लॉक चाहिए. तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को और एक क्लॉक को साथ रख दें तो वील गेट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मोशन डिफाइन कर सकते हैं. The frame motion depends on that frame in which you are studying the motion. बाकी शायद नीचे वाले पैराग्राफ्स में कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं देखने लायक. अगर तुम्हें ऑलरेडी फिजिक्स आती है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तभी एनसीईआरटी की तरफ मूव ऑन करना. अब अगर तुम सीधा एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करोगे तुम्हें नहीं समझ आएगी. तो तुम्हें बेसिक चीज़ें पता है कि पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. पाथ लेंथ जितना डिस्टेंस तुम मूव करते हो, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो वो तुम्हारी पाथ लेंथ है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाके तुम वापस आओगे तो तुम्हारे पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल तभी होता है जब तुम्हारी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे. जैसे तुम इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि तुम ओ से पी तक गए हो, तो ओ से पी तक तुम्हारा पाथ लेंथ 360 मीटर है, बट तुम ओ से पी तक जाके पी से क्यू तक आओगे तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो 360 प्लस 120 480 मीटर हो जाएगा. बट जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 240 माइनस 0, वो तुम्हारा 240 मीटर्स हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, क्योंकि तुम नेगेटिव डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर सकते हो. बट जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है. अगर तुम एक सर्कल में चल रहे हो तो जो जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी. बट जो तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड है वो 2πr हो जाएगा, विच इज़ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल यू हैव ट्रैवल्ड. तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ जो तुमने कवर किया है. अगर तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखोगे इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 or equal to 1. It will never be greater than 1. Displacement can never be greater than distance. एक सिचुएशन है कि डायरेक्शन ना बदले तो उस केस में तुम्हारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं. पर अगर डायरेक्शन बदल गई तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी. सो यहाँ पे मेन पॉइंट इस पूरे
पिछले पेज का जो मेन है ये वो इस लाइन अंडरलाइंड लाइन से है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब अगर 10 सेकेंड में और अगले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर 10 सेकेंड में और अगले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिफरेंट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब इस ग्राफ में दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो पहला ग्राफ है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। एज यू कैन सी वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम। वो 40 मीटर पे खड़ा था और 60 सेकेंड्स पे भी 40 मीटर पे खड़ा है। सेकेंड ग्राफ 3.2 बी इज ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। एज यू कैन सी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट इफ यू लुक एट द थर्ड ग्राफ फिगर 3.3 तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टार्ट हो रहा है फिर धीरे 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 बढ़ रहा है और फिर बाद में जाके वो यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म नहीं मतलब कम हो रहा है।